सुप्रभात। गुनगुनाती धूप के साथ, गुलाबी सर्दी के साथ और चाय की चुस्कियों के साथ मैं हूं आपके साथ पूर्वा त्रिवेदी। आप सभी को कार्यक्रम नमस्कार एमपी में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन। ये हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम है नमस्कार एमपी और अब से लेकर पूरे 1 घंटे तक यानी 9 बजे तक आप रहेंगे हमारे साथ। हमारे विशेषज्ञ हमारे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कौन होंगे वो हम आपको बताएंगे और बहुत सारी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। होंगी बहुत सारी बातें और बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आप जान पाएंगे। और लेकिन हमारे विशेषज्ञों से बात करने के लिए सबसे पहले आप हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए, क्योंकि आप हमें कॉल करेंगे और अपने प्रश्न पूछेंगे और हमारे एक्सपर्ट उसका जवाब देंगे। तो नोट कर लीजिए, हमारा नंबर है 0755, ये हमारा STD कोड है 2660049, ये हमारा फ़ोन नंबर है। टोल फ्री नंबर भी आप नोट कर लीजिए, हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0049। हमें रहेगा आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले, जैसे कि हमारी परंपरा रही है, सबसे पहले हम नज़र डालते हैं आज के पंचांग पर। तो जानते हैं कि आज कौन सी तिथि है। जी, हम आपको बता दें कि आज विक्रम संवत 2080 का मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है, यानी आज 4 दिसंबर 2023 है। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं आज के विचार की तरफ। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि एक अच्छा विचार हमारे पूरे दिन को तरोताज़ा कर देता है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो हमारा आज का विचार है, यदि आप स्वयं प्रसन्न हैं तो जिंदगी उत्तम है, और यदि आपकी वजह से लोग प्रसन्न हैं तो आपकी ज़िंदगी सर्वोत्तम है। बिल्कुल सही कहा, अगर हमारी वजह से लोग खुश रहते हैं तो हमारी ज़िंदगी की ये सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, क्योंकि कहते हैं कि किसी को खुश करना या किसी को खुशी देना सबसे बड़ी सौगात होती है। और अब हम बढ़ते हैं आज के इतिहास की तरफ। लेकिन आज के इतिहास में बढ़ने से पहले हम आपको ये बता दें कि आज का इतिहास बहुत खास है और आज का दिन भी बहुत खास है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सन 1796 में क्या हुआ था। जी हाँ, सन 1796 में बाजीराव द्वितीय पेशवा बनाए गए थे। बात करें 1829 की, तो वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने का ऐलान किया था। सती प्रथा तो हम सभी जानते हैं कि क्या थी। और सन 1860 की अगर हम बात की जाए तो गोवा में मरगांव के निवासी ऑगस्टिनो लॉरेंसो ने पेरिस विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि ली थी। वो विदेशी विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि लेने वाले पहले भारतीय थे। और अगर हम बात करते हैं 1952 की, तो इंग्लैंड में स्मॉग की घनी परत छाने के कारण हजारों लोगों की जान चली गई थी। और 1959 में भारत और नेपाल के बीच गंडक सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किए गए थे। बात 1967 की है, तो देश के पहले रॉकेट रोहिणी RH-75 का थुम्बा से प्रक्षेपण किया गया था। और बात 2006 की जाए तो फिलीपीन में भीषण तूफान के बाद ज़मीन धंसने से लगभग 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जो अच्छा नहीं हुआ था। और अब हम नज़र डालते हैं आज के दिवस पर। आज है 4 दिसंबर और आज है भारतीय नौसेना दिवस। जी हाँ, नौसेना, हमारी सेनाओं को तो हमारा हमेशा सलाम रहता है, प्रणाम रहता है, क्योंकि वो हरदम हमारे लिए खड़ी रहती हैं। और आज है 4 दिसंबर का दिन, यानी भारतीय नौसेना दिवस। आपको बताना चाहेंगे, भारतीय नौसेना बलों की भूमिका और उपलब्धियों को स्वीकार करने के लिए हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। ये दिन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन ट्राइडेंट के लॉन्च की याद में भी मनाया जाता है। युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके बाद से हमले की याद में और राष्ट्र की सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी नौसेना कर्मियों को श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। हमारे ऐसे वीर सैनिकों को हमारा शत शत नमन है, शत शत प्रणाम है।
और अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आज हम किन विषयों पर आपसे चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि सर्दियों का सीज़न चल रहा है, इसलिए अपने आप का विशेष ख्याल रखें, अपने हृदय का भी ख्याल रखें और अपनी सेहत का भी विशेष ध्यान रखें। और अगर बाहर जाते हैं तो गर्म कपड़े भी पहनें और सीट बेल्ट और हेलमेट का उपयोग करना बिल्कुल ना भूलें। और अब हम आपको बताते हैं कि हमारा आज का विषय क्या है। आज हम आपसे बात करने के लिए विशेषज्ञ हमारे यहाँ मौजूद हैं। हम बात करेंगे, पहला विषय हमारा रहेगा, क्योंकि कल 3 दिसंबर था, भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984। वहीं दूसरा हमारा विषय रहेगा समाज में महिलाओं का समानता का अधिकार। और इन दोनों विषयों पर बात करने के लिए जो हमारे विशेषज्ञ हमारे यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम आपका परिचय करवा देते हैं। सबसे पहले हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं डॉक्टर दिव्य किशोर सतपथी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। आपको बताना चाहूँगी कि सर जो है मेडिको लीगल संस्थान गांधी मेडिकल कॉलेज के पूर्व जॉइंट डायरेक्टर रहे हैं और आपसे ही हम चर्चा करेंगे भोपाल गैस त्रासदी के ऊपर। साथ ही हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी दूसरी मेहमान, जिनका नाम है श्रीमती अनीता आर्य जी। अनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में जी। और आप संस्थापिका हैं दामिनी की आवाज़ संस्था की और वरिष्ठ समाज सेवी भी हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि 2 विशेषज्ञ यहाँ उपस्थित हैं, साथ ही आज भारतीय नौसेना दिवस है तो आपको हम बात भी करवाएंगे। और अब हम हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले शुरुआत करते हैं डॉक्टर दिव्य किशोर सतपथी जी से। जी हाँ, मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में 3 दिसंबर सन 1984 को एक भयानक औद्योगिक घटना हुई, जिसने भोपाल ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इसे भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से एक जहरीली गैस का रिसाव होता है और उस गहरीली गैस के रिसाव से हज़ारों लोग हमसे बिछुड़ जाते हैं और उन्हीं की याद में हर दिन हम 3 दिसंबर को उन्हें स्मरण भी करते हैं। एक ऐसी घटना जिसने पूरे विश्व को शोकग्रस्त कर दिया था। इस दुर्घटना में अपने प्राणों को गंवाने वाले सभी दिवंगतों को दूरदर्शन परिवार की ओर से हम श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। डॉक्टर डीके सतपथी जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं और हम आपको बताना चाहेंगे कि वर्तमान में आप एलन मेडिकल कॉलेज के रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर भी हैं और गैस त्रासदी के समय हज़ारों लोगों के पोस्टमार्टम आपने किया था। तो आइए आगे की कहानी उन्हीं से जानते हैं हम। डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने बताया और आप तो आंखों से आपने देखा है उस समय का क्या मंजर था, और अगर हम उस तारीख को भी याद करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि उस घटना का जहन में आना ही अपने आप में बड़ी बात है और हम अपने लोगों को और अपने खोए हुए लोगों को कभी नहीं भूल सकते हैं। तो मैं चाहूँगी सबसे पहले हम वहीं से शुरुआत करते हैं कि आखिर क्या मंजर था जिस समय आपने देखा था 3 दिसंबर 1984 का वो दिन। इस घटना को गुजरे करीब 39 साल हो गए जी। अभी भी इस विषय पर वैज्ञानिक नहीं, समाज में नहीं, कई ऐसी भ्रांतियां हैं, कई जानकारियां ऐसी हैं जो कि अभी भी जनता पूरे को मालूम नहीं है। बाद में उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये बता दूं कि उस दिन रात के 2 बजे मेरे जो संचालक थे, डायरेक्टर प्रोफेसर हिरेश चंद्र, जो मेरे गुरु रहे हैं, ईदगाह हिल में मेरा निवास था डॉक्टर कॉलोनी में, और रात को पहुंचते हैं। उन्होंने घंटी बजाई। जैसे मैं बाहर निकला उन्होंने कहा कि सतपथी जल्द से जल्द मार्चुरी पहुंचो, कैजुअलिटी हैज टेकन प्लेस बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, हमारी कल्पना से भी अधिक कैजुअलिटी हो चुकी है। मैं तुरंत रवाना हुआ। जब वहाँ पर मैं गया तो ताजुल मस्जिद से लेकर हमीदिया अस्पताल, पूरे ग्राउंड पे आदमी भरे पड़े थे। कोई मर रहा था, कोई मर चुका था, कोई खांस रहा है, कोई उल्टी कर रहा है। मैं किसी तरह उनको क्रॉस करते हुए इमरजेंसी आकस्मिक चिकित्सा गया। वहाँ पर डॉक्टर दीपक गंधे इमरजेंसी ड्यूटी पर, रात्रिकालीन ड्यूटी पर। जब उनसे मेरी चर्चा हुई तो उन्होंने कहा
कि 11:30-12 बजे के बीच 5-6 आदमी इस कंप्लेन के साथ आए कि हमको कड़वा लग रहा है, उल्टी उल्टी लग रही है, आंखें जल रही हैं। और उन्होंने सिर्फ बात इतनी सूचना दी कि साहब यूनियन कार्बाइड से कोई गैस निकली है। तो ये कौन सी गैस थी, क्या थी, किसी को मालूम नहीं था। जी। तो डॉक्टर दीपक गंधे, वहां पर जो डॉक्टर कार्यरत थे यूनियन कार्बाइड में, डॉक्टर लोया, उनको उसी वक्त उन्होंने फोन किया। उस वक्त मोबाइल पर तो थे नहीं, लैंडलाइन से फोन किया। चूंकि डॉक्टर लोया हमारे गांधी मेडिकल कॉलेज से ही एमडी करके पास हुए थे, एंड ही वाज नोन टू ऑल द डॉक्टर्स। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, ये गैस ऐसी है कि अमोनिया जैसी रहती, इसको पानी से धो दोगे सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर गंधे ने सबको मुंह में पानी धुलवाया, गीला कपड़ा मुंह में रखवाया। ठीक आधे घंटे के बाद कम से कम पुलिस वाले 10-11 मृतकों को लेकर आए। ओफो। सर, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल। रास्ते में ये मरे पड़े मिले साहब। सर, हम इसी बात को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कमांडर श्रीकांत गर्ग जी जो हैं भोपाल से, वो जुड़ चुके हैं फ़ोन पर। जैसा कि हमने दर्शकों को बताया कि आज भारतीय नौसेना दिवस है, तो श्रीकांत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी नमस्कार श्रीकांत जी, जैसा कि आज भारतीय नौसेना दिवस है, हम सब के लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाला दिन है, तो सबसे पहले चाहूँगी कि आप आज के दिन पर कुछ प्रकाश डालें। क्यों आज का दिन मनाया जाता है, क्यों खास है? सबसे पहले तो मैं सभी को भारतीय नौसेना दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जी। और इस विषय में आपको ये बताना चाहूँगा कि सन 1971 में जो भारत पाक युद्ध हो रहा था, उसी युद्ध में भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन ट्राइडेंट को सफलतापूर्वक संपन्न करने की याद में इस दिन को मनाया जाता है। जी। 4 दिसंबर 1971 की रात में 3 मिसाइल बोट्स जो कि भारत की हैं, भारतीय नौसेना पोत निपट, निर्घात और वीर, कराची के लिए रवाना हुई थी। जी। उसी समय पाकिस्तानी नौसेना पोत पीएनएस खैबर कराची से दक्षिण पश्चिम में लगभग रात में 10:40 के आसपास गश्त लगा रहा था। भारतीय नौसेना पोत निर्घात ने पीएनएस खैबर पर अपनी पहली मिसाइल दागी। अच्छा। कुछ समय पश्चात दूसरी मिसाइल दागी और उसे जलमग्न कर दिया। इसी प्रकार भारतीय नौसेना पोत वीर ने पीएनएस मुहाफिज को अपनी मिसाइल का निशाना बनाया। 70 मिनट तक लगभग वह आपसी लपटों से घिरा रहा और डूबा। इसी तरह भारतीय नौसेना पोत निपट, जो कि तीसरा जहाज था, इसने पीएनएस शाहजहां पर भी अपनी मिसाइल फायर करी और उसे भी जलमग्न बना दिया। जी। तो भारतीय नौसेना द्वारा एक ही रात में 3 पाकिस्तानी युद्धपोत को डुबाना, इसी शौर्य गाथा को याद करने के लिए भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। क्या बात है। जी, मैं चाहूँगी कि आप हमारे युवाओं को एक अच्छा सा संदेश आज के दिन पर दें, ताकि वो भी अगर इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो वो भी अपना करियर या इस क्षेत्र में आ सके, बना सके। जी। युवाओं के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि राष्ट्र निर्माण या राष्ट्र विकास देश की राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक एकता और देश की आर्थिक समृद्धि पर निर्भर करता है। महत्वपूर्ण यह भी है कि भारत की जो भी डिफेंस फोर्सेस हैं वो कितनी सशक्त हैं। तो अगर कोई भी युवा अपने आप को इस कार्य के लिए उपयुक्त समझता है और उसमें वो ऊर्जा और वो क्षमता है, तो अन्य बड़ी अलग अलग प्रकार की एंट्रीज हैं जिसमें आप भारतीय नौसेना, एयरफोर्स और आर्मी का हिस्सा बन सकते हैं। जैसे कि अगर आप अग्निवीर एंट्री से आना चाहते हैं तो अग्निवीर के तौर पे आप जो भर्ती होती है उसे दे सकते हैं। अगर आप अधिकारी के तौर पे आना चाहते हैं तो 12वीं के बाद एनडीए की परीक्षा होती है, रिटन एग्जाम होता है, आप वो दे सकते हैं। अगर आप कॉलेज ग्रेजुएट हैं तो कॉलेज ग्रेजुएट कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम के थ्रू आ सकते हैं। बिल्कुल। जी, बहुत 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 धन्यवाद श्रीकांत जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, और एक बार पुनः हमारे शौर्य वीरों को शत नमन करते हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जैसा कि हम बता रहे थे आपको कि हमारे साथ अनीता आर्य जी भी हमारे स्टूडियो में यहाँ उपस्थित हैं। अनीता जी, दामनी की आवाज़ एक ऐसी संस्था है जो नारियों के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए कार्य करती है। और हमेशा आप 10 साल से भी ज़्यादा वर्ष आपको हो चुके हैं महिलाओं के लिए, तो हम चाहेंगे उसके बारे में आप कुछ बताएं हमें। नमस्कार पूर्वा। जैसा कि नाम से ही विदित होता है कि दामिनी
जी। दामिनी का मतलब अपने आप में ही सशक्त है, स्ट्रांग है, बिजली है, गर्जना है। तो हमने उसको रिलेटेड किया है महिलाओं से, क्योंकि महिलाओं के अंदर भी वो सब शक्तियाँ होती हैं। तो जब सन 2012 में निर्भया केस हुआ, दामिनी केस हुआ, उस समय सभी की आत्माओं को, महिलाओं की आत्माओं को इतना झकझोर दिया गया। तभी हमने ये सोचा था कि कुछ ऐसी संस्थाएं होनी चाहिए, कुछ ऐसी जगह होनी चाहिए जहां बच्चियों को हम एक स्पेशल ट्रेनिंग दे सकें, उनको इतना मेंटली अवेयरनेस दे सकें, इतना स्ट्रांग बना सकें कि उनके साथ ऐसी घटनाएं हो ही ना, रोक सकें उन घटनाओं को। तो उस समय जब दामिनी केस हुआ, जब निर्भया केस हुआ 12 में, तभी मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं एक ऐसी संस्था बनाऊंगी, एक ऐसी सोच के साथ कि वहाँ बच्चियाँ आएँ, रक्षित और सुरक्षित अपने आप को कैसे रखें, उसकी हम ट्रेनिंग देंगे। जी। तो हमने उस संस्था को बनाया, दामिनी की आवाज़ संस्था को, और विगत 10 वर्षों से मैं निरंतर इस संस्था को चला रही हूँ, काम कर रही हूँ। बहुत सारी बच्चियों को हमने इसमें ट्रेनिंग दी है, मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग देते हैं हम लोग। इसमें सबसे पहले हम बच्चियों को ये सिखाते हैं कि आप अपने आप को स्वयं को रक्षित और सुरक्षित कैसे रखेंगे, जी बिल्कुल। कैसे आप मेंटल अवेयर रहेंगे, कैसे आप फिजिकल अवेयर रहेंगे कि आपके साथ ऐसी घटनाएं रिपीट ना हो। जी बिल्कुल, और बहुत सराहनीय कार्य कर रही हैं, हम आगे भी चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, हम जैसे कि बात कर रहे थे और हमारी टॉपिक पे कि उस समय जब आपने देखा कि किस तरह से मंजर था, हम उसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं। जब कुछ देर के बाद वहाँ पर लाशें पुलिस वाले लेकर आए तो डॉक्टर गंधे, दीपक गंधे, जो वर्तमान में खंडवा में हैं, उन्होंने पुनः डॉक्टर लोया से फ़ोन किया। तो लोया ने साहब ने कहा कि ये एक मामूली गैस है, अमोनिया वगैरह जैसा, उसमें कुछ नहीं होगा। तो इन्होंने कहा कि सर पहले आपने ये बताया था कि ये असर नहीं करेगा, किंतु यहाँ पर तो लाशें आने लग गई। तब वो भौचक्के रह गए। तब इन्होंने कहा कि आप चूंकि वहाँ फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो इस गैस के बारे में कुछ न कुछ जानते होंगे। तो उन्होंने सौगंध खाकर कहा कि मुझे इस गैस के बारे में कुछ भी पता नहीं है और मुझे यूनियन कार्बाइड ने कुछ नहीं बताया है। इसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्या एंटीडोट है, क्या है, कुछ मुझे मालूम नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा यदि मुझे एक प्रोफेशनल सिक्रेसी व्यावसायिक चीज़ के लिए मुझे ही दी, मना भी किया गया होता बताने के लिए, चूंकि मेरे भोपाल के निवासी ही मर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में मैं उसको खुलासा करने में कोई गुरेज नहीं करता। ठीक है, जब वहाँ पर हम गए तो ये करीब 3-4 बजे तक करीब 400-500 लाशें आ चुकी थी। जब हम सवेरे मेडिकल कॉलेज के मार्चुरी में गए तो वहाँ पर मार्चुरी में कोई जगह तो थी नहीं, पूरा ग्राउंड लाशों से भरा हुआ था और वहाँ पर कम से कम 375 लाशें पड़ी हुई थी। अब सवाल ये होता है कि वहाँ पर जो लाशें थीं, कईयों के नाम मालूम है, कईयों के नाम मालूम नहीं है, कई के नाम मालूम है किंतु उसका वारिस कोई नहीं है। द मोस्ट ऑफ द बॉडी दे वर अनक्लेम्ड एंड अननोन। ऐसी परिस्थिति में ये निर्णय लिया गया कि अब ये जो लाशें हैं इनको नाम से नहीं नंबर से पहचाना जाएगा। तो हमने सबके छाती पर स्लेट पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ऐसे लिखते थे और उसका फोटो ले लेते थे। अब सवाल ये उठता है कि इतने लाशों का प्रबंधन करना, उनका 100 परीक्षण करना, इनके लिखा पढ़ी करना, कुल मात्र हम लोग 3-4 आदमी थे। तो ऐसी परिस्थिति में हमने फिर ये सोचा कि जितने भी इंटर्न हैं जो पास कर चुके हैं और 1 साल का इंटर्नशिप में हैं और फाइनल ईयर के लड़कों, उनको बुलाया जाए और उनको लाशों का जिम्मा दिया जाए कि 1 नंबर से 15 नंबर तक तुम देखोगे, 16 नंबर से तुम देखोगे। और अच्छा, अब वो प्रशिक्षित तो है नहीं, 100 परीक्षण कैसे करते हैं, सिर्फ उन्होंने इस विषय पर मात्र अध्ययन के दौरान इस विषय को जानते हैं जी, सिर्फ पास किए, सिर्फ पास किया था जी। तो हमने कहा कि आपको जो कुछ भी दिख रहा है एक पन्ने में उसको लिख दीजिए। बॉडी नंबर 1, तलवार छाप मूछ है, आंखें फटी हुई है, मुंह से झाग निकल रहा है, चेक वाला कपड़ा पहना है, जनेऊ पहना है, नाक में नथनी है, जो भी है, आप जो कुछ भी देख रहे हैं उसको लिख लीजिए और उसके कपड़े को निकाल कर उसके बाएं हाथ में बांध के रख क्या लीजिए। बाप रे।
बहुत ही भयावह है, मतलब सुनने के बाद ही लग तो रहा है क्या मंजर तो है। बच्चे लोगों ने ये सब काम चालू किया। उसके बाद हम उसको डिटेल पोस्टमार्टम के लिए अंदर ले जाते थे। जी अब सवाल ये उठता है कि पहले भोपाल नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इस तरह का कोई चीज़ हमें हुआ ही नहीं हाँ, था, हुआ नहीं था। और इसके पहले कोई उदाहरण भी नहीं था। तो क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, भविष्य में क्या जांच की आवश्यकता पड़ेगी, ये कुछ मालूम नहीं था। तो हमने इन सब चीज को ख्याल रखकर पहले पोस्टमार्टम करने के पहले ये सब चीज़ों का हमने ध्यान रखा कि भविष्य में इनके विसरा का जांच होगा, जहरों के लिए जांच होगा, उनके शरीर में क्या क्या परिवर्तन हुए उसका भी हिस्टोपैथोलॉजिकल होगा, हो सकता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी भी जरूरत पड़े। तो सभी मुर्दों का ब्लड, टिश्यू, जो कुछ भी था उस सब को हमने सैंपल के तौर पर सुरक्षित रखे, उसमें लेबलिंग किया और उसको सुरक्षित रख के जाँच करने लगे। जब 100 परीक्षण हो रहा था जी तो हमारे जो प्रोफेसर साहब थे उन्होंने कहा कि जो हमारे शरीर में खून रहते हैं, 2 नलियाँ होती हैं, एक तो होता है वेन, एक होता है आर्टरी। आर्टरी से शुद्ध खून जाता है और शुद्ध खून वेन से वापस आता है। तो जो शुद्ध खून जाता है वो लाल रहता है और जो अशुद्ध खून आता है वो काला कलर का होता है, क्योंकि उसका ऑक्सीजन यूटिलाइज हो चुका है। जी पर हमने देखा कि 100 परीक्षण में जो खून अशुद्ध खून भी था वो भी लाल रंग का दिख रहा है और शुद्ध खून भी लाल रंग का दिख रहा है। जब दोनों खून लाल रंग का दिख रहे हैं, इसका मतलब कि जो शरीर में ऑक्सीजन जा रहा है टिश्यू लेवल पर वो यूटिलाइज नहीं हो रहा है, ऐसे ही वापस आ जा रहा है। नहीं सही है सर, बहुत ज़्यादा मतलब सुन के ऐसा लग रहा है कि किस तरह से वो चीज़ें थी और क्या मंजर रहा होगा। और आप तो चश्मदीद थे उस समय और किस तरह से यादें और सारी बातें भी ताज़ा हो जाती हैं। अनीता जी, जैसा कि हम बात कर रहे थे महिलाओं के उत्थान के ऊपर, कल्याण के ऊपर, आजकल हम देख रहे हैं कि मतलब हर जगह महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, चाहे हम सरकार की बात करें, चाहे समाज की बात करें, हमेशा नए कदम उठाए जा रहे हैं, नई नई योजनाएं भी लाई जा रही हैं। उनको सशक्त करने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा पर भी काम किया जा रहा है, उनके स्वास्थ्य पर भी काम किया जा रहा है। ऐसे ही अभी नई चेतना अभियान जो है, वो भी नई चेतना 0.2 है, भारत सरकार का ये जो अभियान है वो भी संचालित किया जा रहा है, उसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। पूर्वा जी, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय का जो जेंडर आधारित हिंसा के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है, राष्ट्रीय अभियान है ये, और उसको नई चेतना 20 का नाम दिया गया है। ये पिछले वर्ष शुरू हुआ था ये अभियान जी। और इसको 25 नवंबर से अभी हमने ये अभियान चलाया जा रहा है और ये 23 दिसंबर तक चलेगा। 23 दिसंबर से। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि 9 मंत्रालय और भी इसमें जुड़ गए हैं इसके समर्थन में, जिसमें कि खेलकूद विभाग है हमारा, समाज कल्याण विभाग है हमारा, शिक्षा है, गृह है, मतलब इस टाइप से 9 मंत्रालय इसमें जुड़े हुए हैं और इसका जो समर्थन है हमें बहुत अच्छा मिल रहा है। देखिए, इसमें जो महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा होती है, जो शोषण होता है, उसके लिए ये अभियान चलाना बहुत जरूरी है ताकि वो लोग जागरूक हो सकें। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसमें स्व सहायता समूह के द्वारा हम लोग इसको अभियान को चला रहे हैं ताकि ये बहुत अच्छे से फैल जाए। और अक्सर देखा जाता है कि इस अभियान, जैसे हम ये अभियान चलाते हैं तो ये एक एक महिला तक ये बात जानी चाहिए और उसको जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर केसों में ये देखा जाता है पूर्वा कि महिलाएं जो भी उनके साथ शोषण होता है, अत्याचार होता है, उसकी रिपोर्टिंग नहीं करती हैं। सही कहा। 70% महिलाओं को देखा गया है कि वो रिपोर्टिंग करती ही नहीं है। तो हम चाहते हैं कि महिलाओं के खिलाफ जो भी शोषण हो रहा है, वर्किंग प्लेस पे जो शोषण होता है, अत्याचार होता है, या अभी जैसे कि स्व सहायता के थ्रू जो जेंडर जो चल रहा है, जेंडर में इतनी सारी जो इनइक्वलिटी आती है, तो हम चाहते हैं कि वो चीज़ें समाप्त हो जाएं, खत्म हो जाए। और इसीलिए इस अभियान को चलाया जा रहा है। अधिकार की बात करते हैं तो उस चीज़ को और सशक्त बनाने के लिए अभियान बहुत महत्वपूर्ण है। अनीता जी, हम कंटिन्यू करेंगे आपसे। अभी इस समय फ़ोन पर हमारे साथ आशीष श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार जी। आशीष जी, हम जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम, हम बात कर रहे हैं 3 दिसंबर 1984 को हुए उस गैस त्रासदी की, जो भयावह त्रासदी थी। उस समय
आपने बहुत नज़दीक से उन पलों को देखा है और हमने सुना है कि आपने अपने पिता को भी उस समय खो दिया था। तो हम जानना चाहेंगे कि किस तरह वो घटना जब हुई थी और जब आप प्रत्यक्षदर्शी थे उस घटना की। जी बताइए। पहले हम लोग जहांगीराबाद में रहते थे, जी। तो रात को 3 बजे पड़ोसी आए कि बोले टंकी फूट गई है। तो हमारे पिताजी ने उससे बोला कि बेटा जाओ देखो जरा कि घर में टंकी फूट गई है। हम्म। तब हम लोग समझ में नहीं आया था क्या हुआ है। आंखें जरूर मचमचाने लगी थी, थोड़ी सी गलने लगी थी, तो हमें लगा पता नहीं क्या हो गया। फिर आके उनको बताया तो सुबह 6:30 बजे पिताजी जनसंपर्क में थे, तो उनको तुरंत जाना पड़ा जी। और रात को 3 बजे से जो सुबह तक जो है लोगों का रेला जो भाग रहा था, वो देख के हमको लगा कि मतलब बुजुर्ग लोग, जो लोग बाद में पता लगा कि जो लोग 8 साल बिस्तर पे थे वो भी भाग रहे थे। तो मौत को जो है पीछे पीछे मौत आ रही है और सामने देखते बिल्कुल हम तो उस समय बिल्कुल तरुण था, तो वो तो इतना डर लगा कि यार ये क्या है। लोग दरवाजे खुले छोड़ के, पंखे खुले छोड़ के, कोई चिंता नहीं होता, सब भौतिक चीजें सब छोड़ के भाग रहे हैं। तो वो डर जो है वो बहुत ही आदमी जो है उसको सोच के जो है ना कांप जाता है। नहीं, बिल्कुल सही है। और जैसा कि बहुत बहुत धन्यवाद आपको आशीष जी और तमाम जानकारी के लिए। डॉक्टर साहब, आशीष जी ने बताया कि किस तरह से मतलब उन्होंने अपने पिता को उस समय खो दिया था। वो ड्यूटी पर थे, ऑफिसर थे, और लेकिन बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई थी। कई लोग हमसे गए थे, स्वास्थ्य पर बहुत असर हुआ था इसका। तो स्वास्थ्य पे उसके जो प्रभाव हुए थे, आज तक भी हम 40 साल होने वाले हैं इस घटना को, लेकिन वो जो स्वास्थ्य पर जो हानिकारक प्रभाव है वो कहीं ना कहीं अभी भी इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो हम उस पर भी एक नज़र डालना चाहेंगे कि किस तरह से स्वास्थ्य पर असर हुआ। क्या होता है कि जब आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसका मतलब कि आपको एक्सफिक्सिया हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। जैसे गला घोट देने पर, फांसी लगा लेने पर, इस तरह की जो ऑक्सीजन शरीर में पहुंच नहीं पाता है, उसी तरह इस गैस ने टिश्यू लेवल पर ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन ही खत्म कर दिया था। तो आदमी ऑक्सीजन की कमी के कारण मर रहे थे और सभी के लंग में सूजन आ गई थी, सभी के फेफड़ों में पानी भर गया था, सभी में झाग पैदा हो रहा था, जैसे कि डूबने से पैदा होता है। अच्छा। झाग हो रहा था। तो इस तरह का मतलब कि जो दूसरी बात, ये इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अभी भी भ्रांतियां ये हैं कि उस टंकी से MIC ही निकला, MIC ही निकला। MIC ही नहीं निकला, MIC भी निकला। MIC भी निकला। हाँ जी। तो क्योंकि वहां पर MIC था और पानी उसमें घुस गया, तो पानी और MIC जब आपस में उनका मिलन हुआ तो देयर वाज ए कांस्टेंट कंटिन्यूअस थर्मल केमिकल चेन रिएक्शन। जी। तो आप किसी को भी मालूम होगा, जब दो रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, जब टेम्परेचर बढ़ता है, दबाव बढ़ता है, तो बीच में कई गैस बने, फिर आपस में गैस मिलके फिर कम हो गए, फिर टेम्परेचर बढ़ा, तो किसी टाइम में 3 बने होंगे, किसी में 100 बने होंगे, कभी 1000 बने होंगे, और डिफरेंट टाइप ऑफ गैस निकल रहे हैं। अब कौन कौन सी गैस निकले, उनमें से कितने टॉक्सिक थे, कितने नॉन टॉक्सिक थे, उनमें वजन कितना था, क्या वो 300 मीटर तक गए, क्या वो 1 किलोमीटर तक गए, क्या वो 4 किलोमीटर तक गए, इन सब का अध्ययन करना। इसका एरिया कितना था सर वैसे जब उस समय ये घटना हुई थी? ये उसका क्योंकि भोपाल के इस क्षेत्र में तो नहीं था शायद उसका प्रभाव। देखिए, सबसे बड़ी बात ये हो गई कि वह दिसंबर, बड़े कोहरे वाली रात थी, ठंडी की रात थी। ऊपर कोहरा इतना जमा था, यह गैस को ऊपर जाने ही नहीं दिया, और वो दबा के रख दबाव के कारण। जी। जिससे भोपाल, आप जानते होंगे, पुराना भोपाल एक तालाब जैसा, कटोरा जैसा है, और बाकी सब जगह पहाड़ियां हैं। अब उधर जाएंगे ईदगाह हिल पड़ेगा, इधर जाएंगे तो श्यामला हिल पड़ेगा, उधर जाएंगे तो अररा हिल्स पड़ेगा। तो बीच में जो एक कुआं दिख रहा है आपको,
जो एक तालाब दिख रहा वहाँ है, लोग फंस सिर्फ चुके हैं। वहीं पर ही गैस जी। जमा हो गया। और यदि दिन के टाइम होता या गर्मी में होता जी। तो अरेरा कॉलोनी या अब्दुल्लागंज तक पहुंच जाता, अच्छा, इतना दूर पहुंच जाता। अगर दिन में यही घटना हाँ, होती दिन में तो यही और घटना ज्यादा होता नुकसान हो और ज्यादा नुकसान होता। जी। उस समय जो दिवंगत थे, जिनको हमने खो दिया, उनको तो हम मतलब चले गए, लेकिन जो लोग थे और जो उस कांड में बच गए थे या अपनी जान बचा के कहीं ना कहीं जब आए थे, तो उनके स्वास्थ्य पर भी गहरा असर पड़ा था, जिसमें कई महिलाएं भी थी जो शायद आगे के वर्ष पर भी उसका प्रभाव पड़ा। ऐसा कुछ है क्या सर? नहीं, बिल्कुल आपका कहना सही है। जी पहले तो समझ में नहीं आते क्या है क्या नहीं है, किंतु जी 5 तारीख को जर्मन से एक बेचारा साइंटिस्ट आया था, डॉन डेरेरा। उसने 100 परीक्षण में रक्त का परीक्षण करके कहा कि इसमें साइनाइड नाम का जहर प्रमुखता से है। जी। फिर हमने जिनके शरीर पर गैस नहीं लगी थी उनके पेशाब का परीक्षण किया कि उसमें साइनाइड एलिमेंट है कि नहीं, और जिनको गैस लगी थी उनका पेशाब का एलिमेंट देखा तो साइनाइड पाया गया। और ये साइनाइड को शरीर से निकालने के लिए सोडियम थायोसल्फेट एक इंजेक्शन आता है जो कि शरीर में साइनाइड को थायोसाइनेट बना देता है, जो कि जहरीला नहीं है और पेशाब के माध्यम से शरीर से निकल जाता है। उस वक्त हजारों वाइल ये इंजेक्शन मंगाया गया और भोपाल में सभी मरीजों को ये दिया गया। जी। किंतु किसी कारणवश 2 दिन के बाद अफवाह बोलिए चाहे कुछ भी बोलिए कि कई आदमी बोले सब ये इंजेक्शन से मर जा रहे हैं, अच्छा। तो आदमी लगाना बंद कर दिए। जी। उसके बाद सरकार ने जो आदेश निकाला था कि सभी मरीजों को सोडियम थायोसल्फेट दिया जाए, जी। फिर से आदेश निकालना पड़ा। ये मतलब डॉक्टर कोई की मर्जी, स्पेसिफाई कोई ऐसी मेडिसिन नहीं थी सर? इस डॉक्टर सब- की मर्जी है जी। या पेशेंट का चॉइस है, उसको इंजेक्शन दिया जाए। यदि मेरे विचार से इतने वर्षों के बाद यदि उस वक्त सभी मरीजों को ये इंजेक्शन दे दिया गया होता तो संभवतः उनके शरीर पर जो वर्षों तक जहर साइनाइड जी, था जी, जी, जी। वो कम से कम एलिमिनेट हो जाता। एलिमेंट नहीं था। जी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी, यूनियन कार्बाइड ने कहा था कि किसी भी हालत से ये जो गैस है, ये जहरीला, जो माताएं गर्भवती हैं, प्लेसेंटल ब्लड बैरियर लेवल ये नाल के थ्रू क्रॉस नहीं कर सकता, बच्चे में कभी भी नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था। किंतु जो माताएं गर्भवती मर गई थी, किसी को 6 माह का गर्भ था, किसी को 3 माह का गर्भ था, किसी का फुल टर्म गर्भ था, हमने बच्चे के खून में जो जहर पाया, माँ के खून में भी वही जहर पाया। अर्थात फैक्ट्री ने ये गलत जानकारी दी थी कि वो बच्चे के पे नाल में असर क्रॉस नहीं है। करेगा। बात महिला और बच्चों की चल रही है और जैसा कि अनीता जी आप हमारे साथ हैं, जैसा कि सर ने बताया कि स्वास्थ्य पर भी इफेक्ट पड़ा था और बरसों तक उसकी चीज़ें और उसकी जो हानिकारक प्रभाव है वो तो हम लोग सभी देख रहे हैं। और आप तो एक बहुत अच्छी काउंसलर भी हैं, तो अनीता जी जब आप स्लम एरियाज़ में जाती हैं और जब महिलाओं की काउंसलिंग करती है, क्या उनके आपको मानसिक रूप से भी या हेल्थ के रूप से भी आपको वहाँ कुछ इसका असर दिखाई देता है स्लम एरियाज में या पूर्वा महिलाओं जी, से आप मिलते जब हैं ये गैस ट्रेजेडी हुई थी जी। उस समय मेरे फादर भी यही भोपाल में थे जी। तो उस समय उनके जो बॉडी में एस्थमेटिक प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। वो चीज़ मैंने बहुत करीब से देखी है कि पहले उनको नहीं थी ये प्रॉब्लम, लेकिन उस समय उनको हुई ये प्रॉब्लम। इसके अलावा जब हम स्लम एरिया में गए और महिलाओं से मिले तो जो बहुत बुजुर्ग महिलाएं थी तो उन्होंने भी बताया कि हाँ कहीं ना कहीं इसके सिम्टम्स बच्चों में आए हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि जब गर्भवती महिला होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, इवन सिगरेट धूम्रपान के लिए हम लोग कितना बिल्कुल, मना बिल्कुल, करते हैं, बहुत मना करते हैं। फिर ज्यादातर तो हम लोग पूरी हाँ क्योंकि गैस ही उससे अंदर गई प्रजनन थी, क्षमता जी, में जो जी। कमी हो जाती है या लिकर्स हम लोग अवॉइड करते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। सोचिए कि जब धूम्रपान और ऐसी छोटी चीजें, फिर ये तो गैस थी बहुत बड़ी, एक MI गैस जो बहुत खतरनाक गैस थी, तो इसकी कहीं ना कहीं उस बच्चों में तो आई है वो चीज़, निकल के आई है वो चीज़। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है बच्चों में, फिजिकली भी हुई है कुछ लोगों को, फिजिकली भी कुछ लोगों बच्चों को प्रॉब्लम आई है और महिलाओं को तो आई है। प्रजनन क्षमता जो स्ट्रांग होती है वो चीज़ में कमी आई थी कहीं ना कहीं। किसी को जॉइडिस हो गया किसी बच्चे को, मतलब कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो उसमें हुए थे।
महिलाएं जी, बताती हैं जैसा कि आप जाती हैं उन एरियाज़ में और महिलाओं को जाके अवेयर भी करती हैं, बताती हैं, इवन महामारी के प्रति भी आप बहुत ज़्यादा जागरूकता लेकर आती हैं। तो क्या किन चीज़ों का सामना आपको करना पड़ता है? क्या लोग आसानी से हमारी बातों को समझते हैं और उस पर उनका प्रभाव हाँ होता पूर्वा, है? अब जागरूकता बहुत आ गई है और लोग समझना भी चाहते हैं और समझते भी हैं जी। और उसको यूटिलाइज भी करते हैं। जैसे कि मेंस्ट्रुअल जो सर्कल रहता है, हम लोग उसके बारे में एक डिटेल में उनको जानकारी देते हैं। और सबसे मेन चीज़ जो रहती है उसमें रहती है सफाई। मतलब एक हाइजीनिक तरीके से हमको कैसे इस पीरियड को निकालना है, बिल्कुल, इस चीज़ की जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है। और इसमें जो भ्रांतियाँ चल रही हैं, जो कुरीतियाँ चल रही हैं कि ऐसा करने से ऐसा नहीं होता, ये टच मत करो, ये मत करो, लेकिन सबसे मेन चीज़ जो ज़रूरी चीज़ है वो है हाइजीनिक, सफाई। जी। तो कैसे हमको आदिकाल में हम लोग अलग तरीके से क्लोथ का इस्तेमाल करते थे, फिर उसी को रिपीट करते थे। तो अब वो चीज़ भ्रांतियाँ ख़त्म करके आजकल जो सैनिटरी पैड्स आ गए हैं, तो हम लोग वो प्रोवाइड कराते हैं। उसके जो उसको कैसे यूज़ करना है वो बताते हैं, और किस चीज़ के क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, गंदगी से क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं। इसमें मेन चीज़ ये रहती है कि गंदगी से नहीं रहना चाहिए आपको। कुछ महिलाएं होती है कि बिल्कुल उनको उनकी सासें अलग थलग एक रूम में कर देती हैं, नहाने नहीं देती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जिनको कुरीतियाँ हैं जो वो हम हम लोग बताते खत्म हैं कि करने की नहीं, कोशिश सही करते बात हैं। है। बिल्कुल सर, जैसा कि हम बात कर रहे थे अपने हेल्थ पर उसका क्या असर हो रहा है, और अभी तक आज जैसे कि हमने बात करी कि 40 साल होने वाले हैं, 40 साल हो गए हैं, क्या अभी भी, क्योंकि बहुत लंबी ड्यूरेशन में हम आ चुके हैं, कि अभी भी वो प्रभाव हमारे मतलब शरीर पे दिखाई देता है, जो पुराने लोग हैं या हमारी आगे की जनरेशन है उन पे? हम वो चर्चा को कंटिन्यू करते हुए जी मैं ये कहना चाहता हूँ, उस वक्त जो गर्भवती माताएं थीं जो मर गईं, जी, वो तो ठीक है, उन्होंने मुक्ति पा लिया। किंतु जो बेचारी महिलाएं ये इस गैस से प्रभावित होकर बाद में 3 माह के बाद, 2 माह के बाद, 4 माह के बाद, 6 दिन के बाद जो बच्चा प्रजनन हुई, इसका मतलब कि उनके शरीर पर भी गैस तो गया बच्चों के, जी बिल्कुल, और बच्चे जहर सहित पैदा हुए हैं। जैसे हमारे पुराणों में कथा है, सगर राजा जो थे, जी जी जी, वो सगर बन के जहर के साथ पैदा हुए थे। जहर के साथ हुए। तो भोपाल में जो गर्भवती माताएं थी, उनके बच्चों में ये जहर था और पैदा होते ही उनके शरीर पर जहर था। अब सोच सकते हैं जी, हमारा एक बच्चा जो 7 माह में 8 माह में रेंगने लग जाता है, जी, उस वक्त क्योंकि ये जहर के साथ पैदा हुए थे, उनमें जो माइलस्टोन रहता है, कोई बच्चा 1 साल तक नहीं रेंग पा रहा है, अपंगता, कोई बच्चा, और तो विकलांग, तरह तरह के उनके जो जी, जी, जी। सिम्टम है, जी वो डेवलपमेंट है, वो सब देखने को जी, मिला। इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे आगे डॉक्टर साहब। अभी हमारे साथ फोन लाइन पर सीमा जी जुड़ चुकी हैं। सीमा कुलश्रेष्ठ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आप सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक हैं। सीमा जी, जैसा कि हम जानते हैं कि आपने उस समय आप पुलिस की तरफ से, विभाग की तरफ से फोटोग्राफर थी, और आपने वो मंज़र देखा है जब आप उन लाशों की फ़ोटोज़ ले रही थी, उस मंज़र को वहाँ जो जिस समय हो रहा था उसको कैद कर गई थी कैमरे में। तो हम जानना चाहेंगे किस तरह से उस समय हालात थे। जी, 2 तारीख 2-3 की जो दरमियानी रात थी, तो उस समय हम लोग तो नए भोपाल में रहते थे, तो हमको उस समय उतना पता नहीं चला। रात में शोर शराबा हो रहा था, लोग भाग के आ रहे थे, लेकिन सुबह होने के पहले ही हम लोगों के पास मैसेज आ गए थे कि जल्दी से ऑफिस पहुंचना है। जी, और जैसे ही हम लोग वहाँ पहुंचे तो फिर सबकी ड्यूटी लगा दी गई। जी, जी, और जी, अनफॉर्चुनेटली कहूँ या फॉर्चुनेटली कहूँ, मेरी ड्यूटी जिनके साथ लगी थी, एडीएम साहब के साथ, जो यूनियन कार्बाइड के जस्ट सामने जेपी नगर झुग्गी बस्ती है, जी, जी, वहाँ हमको जाना था। जी, तो आप सोच सकती हैं कि जेपी नगर झुग्गी बस्ती, जो कि यूनियन कार्बाइड के बिल्कुल ठीक सामने थी, वहाँ क्या मंजर होगा। और मैं उस समय बस मेरा पहले ही असाइनमेंट समझिए, क्योंकि मुझे 3 ही महीने हुए थे ज्वाइन किए हुए। तो जैसे ही हम बस्ती में घुसे तो झुग्गी बस्ती थी, कहीं दरवाजे खुले पड़े हैं, कहीं बंद हैं, कहीं मतलब कोई वृद्ध घर में मृत पड़ा हुआ है, कहीं मिस्त्री पड़ी हुई है, बच्चे पड़े हैं। मतलब पहले तो फोटो खींचने में ही खराब लग रहा था, फोटो खींचने लगे, और उसके बाद तो कैमरा वैमरा सब रख दिया हमने, और उसके बाद हम सिर्फ लाशों को निकलवाने के काम में लग गए, दूसरे विभाग के लोग जो उसमें ड्यूटी में लगे थे उनके साथ। तो ये समझ लीजिए कि इतना भयानक मंजर था। उसके अलावा पशु पक्षी, सामने जो डेयरी फार्म था उसमें भैंसे गायें थी, उनके पेट उस गैस की वजह से इतने फूल गए थे
ऐसा लग रहा था कि अब फट ही पड़ेंगे। और एक मतलब मैं आपको उस मंजर को बयान ही नहीं कर सकती। मतलब मैं 20 साल की थी, मेरे दिल पे वो इतने खराब ढंग से अमिट हो गया है, मतलब कि मैं जैसे ही दिसंबर का महीना आता है मैं कांपने लगती हूँ कि मतलब इतने सारे लोगों को एक साथ मारा हुआ मैंने जीवन में कभी देखा ही नहीं था। और इतनी भयावह त्रासदी, और उसके बाद के जो इफेक्ट्स हैं, डॉक्टर साहब जैसे बता रहे हैं, डॉक्टर सतपति के साथ भी काफी काम किया है मैंने। जी 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 तो जी नमस्कार करती हूँ उनको जी। जी। तो बहुत खराब मंजर था, बहुत भयावह मंजर था, और उसने बहुत एक गहरा जख्म हमारे भोपाल सुंदर शहर के ऊपर दिया है, जो हम लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। अभी तक लोग उससे अफेक्टेड हैं, अभी तक लोगों के मतलब जहन में वो चीज़ नहीं जा सकती। जी। आपके जज्बे को बहुत सलाम है सीमा जी, और आपने उस दौर में आपने लोगों को संभाला, मदद की, और बिल्कुल, और हम सबको ये सीख लेनी चाहिए कि विपत्ति जब भी आती है हम सबको उसका डटकर सामना ज़रूर करना चाहिए। और जी बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, जैसा कि सीमा जी ने बताया कि पशु पक्षियों पर भी उसका बहुत असर आया था, और जिस तरह से लोग जब जिस स्थान का उन्हें वर्णन किया है, तो उस समय के हालात जो थे, और जैसा कि हम बात कर रहे हैं और आज के हालात भी हैं, और हम बात कर रहे थे कि शरीर पर जो जिस तरह से इफेक्ट पड़ रहे हैं, तो उसी को हम कंटिन्यू करना चाहेंगे। जी। सिर्फ पशु पक्षी पर नहीं, वनस्पतियों पर भी इसका प्रभाव पड़ा। जी जी, पर्यावरण को भी काफी नुकसान हुआ था। जी। कई झाड़ झंकार मुरझा गए, सूख गए, और जो भी सांस ले रहा है उस पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे वो मुर्गा हो, चाहे मुर्गी हो, चाहे आपका कोई भी जानवर हो। तो उस वक्त डेयरी कई ऐसी मृत्यु हो गई। और मैं ये बता रहा था कि सवाल ये उठता है कि इस जो जहर के साथ पैदा हुए थे उन बच्चों में डेवलपमेंट, और ये स्टडी भी है, उनके डेवलपमेंट में बहुत फर्क पड़ा। कई बच्चे विकलांग भी पैदा हुए, क्योंकि जैसे कि मैं कहता हूँ, जैसे कि अपना हिरोशिमा नागासाकी पे जो बम गिरा था, आज गिरे हुए कितने वर्षों हो गए, बहुत वर्ष हो चुके हैं। सेकंड वर्ल्ड वॉर में गिरा था जी। अभी भी उसका दुष्प्रभाव है। तो जब भोपाल में इस तरह के हजारों गैस, जहरीले गैस उस वातावरण में छा गए थे, तो उसमें से कैसे कौन कौन से ऐसी गैसें भी हो सकती हैं जो हमारा जेनेटिक म्यूटेशन करें, विकलांगता शरीर में पैदा करें, वंशानुगत जो चीजें। जी हाँ। और विकलांगता ये 1 घंटे में या 2 घंटे में या एक पीढ़ी पे नहीं दिखती है, ये धीरे धीरे असर करता है। कि मान लो मुझ में विकलांगता 0.01% आया है, और मैंने ऐसी महिला से मेरा विवाह हुआ जिसमें भी 0.01 है, दोनों के मिलन से जो बच्चा पैदा होगा उसमें एक विकलांगता पैदा होगी। इस तरह धीरे 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 3-4 जनरेशन के बाद देखने को मिलता है इसमें विकलांगता दृष्टिगोचर होने लगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज थी जिसका की खोज करना, जिसका रिसर्च करना नितांत आवश्यक है। किंतु मेरे विचार से अभी भी कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। कम से कम ये पता रहता तो हो सकता है कि मैं भोपाल गैस पीड़ित महिला से शादी न करके मैं गोहरगंज से लाता। जी। क्या सर अभी भी उसकी कोई ऐसी प्रभावी मेडिसिन या ऐसी दवाई हमने आविष्कार की है कि अब अगर भविष्य में भगवान ना करे ऐसी कोई दुर्घटना कभी सामने आती है, लेकिन उससे बचने के लिए, निपटने के लिए क्या हमारे पास कारगर उपाय हैं, क्या ऐसी दवाइयाँ हमारे बीच में हैं और हम उससे कैसे निपट सकते हैं? अब देखिए, अब उसके इतने वर्षों में उसकी कारगर दवाइयाँ तो हैं हमारे पास। जैसे कि मैंने आपको बताया था सोडियम थायोसल्फेट, तो इसमें कई तरह की जो गैसेस जो जहरीले हैं, इन सब का ट्रीटमेंट अब भगवान ना करे कहीं पर हो तो उन सब चीज़ों को उसी वक्त उनके बॉडी में जो गैसें हैं उन गैसों को निष्कासित करने के लिए हम वो मेडिसिन हमारे पास है, किंतु उस काल में ये सब उपलब्ध नहीं थी उस वक्त। और अनीता जी, जैसे कि हम कंटिन्यू रखेंगे सर की बातों को, हम महिलाओं की बात कर रहे थे, उनकी शिक्षा की बात कर रहे थे, ध्यान देने की बात कर रहे थे। तो जैसा कि शिक्षा जो है महिलाओं को बहुत आगे तक ले जाती है। हम ऑफिस की बात कर रहे थे, हिंसा की बात पे अगर हम कर रहे थे, तो
जब हम महिलाओं को बताते हैं कि नहीं, अगर आपको आगे बढ़ना है तो इन चीज़ों से भी लड़ना आपको आना चाहिए, और आप तो हमेशा उन्हें अवेयर करती हैं, तो कार्यालय में या कहीं और महिला जब अपने काम करती हैं तो किस तरह से हमें उनको सावधानी रखना चाहिए? पूर्वा जी, ये जो राष्ट्रीय अभियान चलाया जा रहा है नई चेतना 20, इस अभियान को चलाने का जो मूलभूत उद्देश्य है वो यही है कि जो महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है तो उनको उसमें जागरूक करना है कि जेंडर के आधार पर आपके साथ भेदभाव ना हो। वर्किंग प्लेस पे भी अगर पुरुष और महिला दोनों काम करती हैं या अदर जेंडर भी काम करते हैं तो महिलाओं को और जेंडर के आधार पर उस भेदभाव का सामना ना करना पड़े, उनको अपने अधिकार पता होना चाहिए। और इसीलिए ये अभियान राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जा रहा है। जितने भी हमारे 34 जो राज्य हैं उनमें ये निरंतर ये अभियान चल रहा है। केंद्र शासित जो प्रदेश है हमारे, उनमें ये अभियान चल रहा है। उसका मूलभूत उद्देश्य बस यही है कि महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है। आप तो कई ऑफिस से भी जुड़ी हैं, कार्यालय से जुड़ी हैं, महिलाओं को जाके वहाँ भी बताती हैं, तो क्या संदेश देती हैं? पूर्व जो ऑफिस में या वर्किंग प्लेस में कोई भी महिला कहीं पर भी काम करती है, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो गवर्नमेंट सरकारी दफ्तर हो, इवन जो घरों पे हमारी जो मेड काम करती हैं, उनके अधिकारों के लिए एक पॉश एक्ट बनाया गया है और जिसकी जानकारी सभी महिलाओं को नहीं होती है। और मैं समझती हूँ कि महिलाओं को ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और दूरदर्शन के माध्यम से अगर ये जानकारी महिलाओं तक जा सके तो बहुत अच्छी बात है। एक पॉश एक्ट बनाया गया है 2013 में। जी जी जी। तो उसका उद्देश्य भी यही है कि अगर वर्किंग प्लेस पे महिलाओं के साथ कोई भी शोषण हो रहा है, किसी भी प्रकार की टीजिंग होती है, छेड़छाड़ होती है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए कि हम उस एक्ट के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं। और हर ऑफिस में एक इंटरनल कंप्लेन कमेटी होती है आईसीसी, और उसमें भी हम जाकर अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। महिलाओं को ये चीज़ पता होनी चाहिए। जितने भी कॉरपोरेट ऑफिसेज हैं, सरकारी दफ्तर हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, हर जगह एक ये आईसीसी कंप्लेन कमेटी बनाई गई है जिसमें कि महिलाएं अपनी कंप्लेन लिखवा सकते हैं। और मैं भी अभी एक एसएसबी एकेडमी है चंदूखेड़ी में, सहज सुरक्षा बल, उसमें एज ए काउंसलर वहाँ पर हूँ, एज ए मेंबर हूँ आईसीसी की। और वहाँ पर भी जो महिलाएं वहाँ काम कर रही हैं, जो मतलब बॉर्डर पे जाती हैं, अच्छा, या वहाँ पे जो और भी जो वर्किंग में हैं, ऑफिशियल हैं, तो उनको भी जाकर मैं यही जानकारी देती हूँ कि पॉश एक्ट है हमारे लिए और हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए। और अधिकारों की रक्षा के लिए सभी को ये जानकारी होना बहुत आवश्यक है। बात अधिकारियों की चली है डॉक्टर साहब, तो क्या ऐसी स्वास्थ्य को लेकर ऐसी कोई गाइडलाइन है कि अगर इस तरह की दुर्घटना होती है, घटना होती है, तो हम किस तरह से अगर ग्रसित हो जाते हैं तो कैसे लाभ ले सकते हैं, परिवार को कैसे फ़ायदा हो सकता है, या कोई ऐसी गाइडलाइन कि अगर आप क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? अच्छा, इसके पहले जैसे कि मैडम बता रही थी महिला पर, जी, मैंने अपने जीवन काल में कम से कम ऐसा न होने से करीब 25 से 30 हजार जी 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 महिलाओं का ही 100 परीक्षण किया। अच्छा, जी जी, क्या बात है। फांसी के, जलने के। भारत पे एक होता है मारना, एक होता है प्रताड़ना। हम व्यक्ति को तो मार देते हैं किंतु महिला को प्रताड़ित करते हैं, जी, जिसको बोलते हैं बेटर्ड वाइफ सिंड्रोम, उत्पीड़न। और हिंदुस्तान में ही अधिकांश महिलाएं जल के मर जाती हैं। यदि मैं इसका अध्ययन आपको बताऊं, बड़ा चौंकाने वाला अध्ययन है। सवाल ये उठता है कि भोपाल पे मैंने जो 5 वर्षों का आंकड़ा लिया सिर्फ महिलाओं का, तो उसमें चौंकाने वाली बात ये थी कि उसमें से सिर्फ 2% मुस्लिम महिलाएं थीं, बाकी 98% हिंदू महिलाएं थीं। यदि मात्र ये दुर्घटना होता तो ये सांप्रदायिकवादी आग कैसे हो गई कि हिंदू औरतों को ही आग पकड़ती है, मुसलमानों को नहीं पकड़ती। सही है। बात है, वो तो जबकि भोपाल में पॉपुलेशन बराबर है, इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग। बिल्कुल। दूसरी बात कि जो लड़की मेरे घर में 25 साल तक लड़की जैसे रही, वो भी खाना बनाने जाती है, अपनी माँ को, अपनी भाभी को असिस्ट करती है, मगर जलती नहीं है, किंतु शादी होने के बाद ही जलेगी। उस जो अधिकांश %, उसमें शादीशुदा महिलाएं थी। यदि शादी नहीं होगी तो आग उसको नहीं लगेगी। सर, ये तो बहुत वैसा विषय है जिस पे विस्तार से चर्चा हो सकती है। जी, हम बिल्कुल अभी अधिकारों की बात कर रहे थे, तो गैस पीड़ितों के लिए ऐसा कौन सा अधिकार है या इस तरह के कौन से नियम हैं जो उनके फायदे के हैं? या मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ेगा
जी कि इस पे कोई भी अभी तक कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, कोई कारगर उपाय नहीं है, छुटमुट काम होते रहते हैं। जी जैसे कि आदमी को नहीं होता, एक बजट मिल जाता है तो एक शौचालय बना लेता है, जी फिर अगले अभी साल। जी अभी जैसे गैस त्रासदी को लेकर अस्पताल वगैरह बनाए गए हैं, हॉस्पिटल बनाए गए हैं, देखिए, इनमें जो सवाल ये जी, है कि अस्पताल बना जी। दिए, अस्पताल बना दिए, डॉक्टर पदस्थ कर दिए। जी वो डॉक्टर हैं जो गैस के बारे में जानते नहीं हैं, जो गैस त्रासदी के बाद पैदा हुए हैं, तो कम से कम उनको गैस के बारे में एक ट्रेनिंग दो, समुचित ट्रेनिंग, कि क्या क्या बीमारियां हो सकती है और उसका इलाज कैसे करेंगे। कोई ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं, सीधा डॉक्टर जाता है, कोई आदमी खांस रहा है तो खांसी की दवा दे दिया, जी। पेट दुख रहा है तो पेट की दवा दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल। ये और कोई इस चीज़ उचित को और लेकर परमानेंट इलाज नहीं है। नहीं है उसमें, और इस पे हाँ। इस विषय पर काम होना ज़रूर होना चाहिए। अनीता जी, हम बात कर रहे हैं महिलाओं के उत्थान और कल्याण के लिए। जैसा कि जब आप जाती हैं काउंसलिंग के लिए तो घरेलू हिंसा जैसा कि एक शब्द आया, तो डॉक्टर साहब से हम बात कर रहे थे और आपने बताया, तो किस तरह से आप संदेश देती हैं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं? पूर्वा जी, ये तो बहुत दुखद बात है हमारे देश के लिए कि सर ने बताया कि जैसे इतनी महिलाएं जल जाती हैं, मतलब वो इतना ज़्यादा कुंठाग्रसित हो जाती हैं महिलाएं कि वो अपने आप को ख़त्म करने लेने में ही मुक्ति मतलब सोचती हैं कि हम मुक्त हो गए इस चीज़ में। तो यही तो जागरूकता हमें फैलानी है, बिल्कुल, कि अपने आप को ख़त्म मत करिए ना। मतलब रास्ते हैं बहुत सारे, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि शादी के बाद महिलाओं के ऊपर इतना प्रेशर आ जाता है। सर ने बताया कि 25 साल तक जो लड़की हमारे घर में रहती है वो कभी ऐसा कदम नहीं उठाती है, क्योंकि शायद हमारी पेरेंटिंग बहुत अच्छी है, हमारा माहौल अच्छा है, हम उनको माँ बाप के तरीके से फ्री स्वतंत्रता दे देते हैं बच्चियों को, मतलब अपने आप को खुश महसूस करती हैं। पर शादी होने के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि महिलाओं को ऐसा प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है? नहीं, उसमें देखिए, मैं बीच में क्षमा करेंगे। हाँ जी। मैंने कम से कम 20-25 हजार तो आत्महत्या की केस के यही 100 परीक्षण वही किया तो सर, हूं। क्यों मतलब आदमी आत्महत्या क्यों करता है? क्यों करता हिंदू, मुसलमान, गरीब, अमीर, पढ़ा लिखा, नौजवान, बूढ़े, सब करते हैं, स्त्री, पुरुष। इसका एक कारण नहीं है, कोई प्यार में असफल हुआ, कोई पैसा की कमी हो गई, कोई गुंडागर्दी में फंस गया, किसी को दारू का चस्का चढ़ गया, ये सब अलग अलग कारण है। किंतु 2 मुख्य कारण रहेंगे आत्महत्या के लिए। यदि किसी भी व्यक्ति का जो समस्या है उसके निकाल का तर्क शक्ति चरम सीमा पर पहुंच गया और उसका निकाल नहीं मिला, तो वह आदमी आत्महत्या चूज करता है। सही या बात है। और ये किसी भी व्यक्ति की सहन शक्ति जी एक जब ऐसा पराकाष्ठा विषय पे है पहुंच ये, जिस जाएगी। पर अगर चर्चा करके और हाँ। जितना लोगों को जागरूक किया जाए। पर पूर्वा जी, उतना मैं समझती हूँ कि अगर एजुकेशन है, जी सही शिक्षित तरीके है, से सही अगर बात है, शिक्षा हाँ, किसी ने ली है जी तो वो इस समय की परिस्थिति को निकाल लेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आएगा उसको डिप्रेशन, उसको परेशानियां भी आएंगी, उसको मानसिक रूप से ऐसा लगेगा भी, लेकिन उस चीज को वो निकाल पाएगा उस समय। सही बात है। बहुत सारी ऐसी विपदाएं आती हैं, परेशानी आती हैं, लेकिन अगर हम समझदारी से उसका गहन चिंतन और एक करके दूसरे हल का निकालें सहारा बनकर, और एक दूसरे का सहारा बनकर आगे बढ़े तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ हल निकल जाएगा। सर, एक और चलते चलते सवाल एक आपसे पूछना चाहूँगी। ये कहा गया था कि जिन लोगों को जो गैस लगी थी उस समय, उन लोगों में कोविड का प्रभाव थोड़ा सा ज़्यादा हुआ था, क्या ये सच था? बिल्कुल सही है। कारण इसलिए कोविड भी मेन रूप से लंग पे इसका असर रहा। जी 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 जी। और जिसका लंग ऑलरेडी खराब है, जिसका कि 1/3 काम कर रहा है या किसी का आधा काम कर रहा है, ऐसी परिस्थिति में ये नई समस्या, तो उनको तो असर अधिक हो गए। मैं पूरा लंग लेके बैठा हूँ और एक आदमी 50% लंग लेके बैठा हुआ है। तो यदि रायपुर में यदि कोई व्यक्ति को कोविड हुआ उसी उम्र में, तो उसका असर, और वही उम्र में यदि भोपाल में उस व्यक्ति हुआ जो गैस पीड़ित है, उसका असर, दोनों में जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। सही बात है। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, अनीता जी यहाँ बैठी हुई हैं, हमारी सारी चीज़ें हमारे आत्मविश्वास से और हमारी सेहत से जुड़ी हुई हैं। अगर हम देखिए, विपदाएं आती भी रहेंगी, आती भी हैं, लेकिन अगर हम में हिम्मत है और हम स्वस्थ हैं तो सभी का सामना कर सकते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता जी आपका भी, डॉक्टर साहब आपका भी, इन तमाम जानकारी के लिए, महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहे हमसे, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम नमस्कार एमपी, और इस कार्यक्रम से आप सभी को नमस्कार।